हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के सिविक्स का ये चैप्टर नंबर 2 देखने वाले हैं, जिसका नाम है लोकतंत्र क्या और क्यों। हम लोग इस चैप्टर का प्रश्न उत्तर करेंगे। जो भी इस चैप्टर में आपको क्वेश्चन दिए गए हैं 1 से लेकर 17 तक, उन सभी प्रश्नों का उत्तर करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगा क्योंकि इस चैप्टर में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है और आपको समझना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। यदि आप समझ लेते हैं तो आप इसका आंसर राइटिंग खुद से भी कर लेंगे एक बार वीडियो देखने के बाद। और अगर आप लोगों को इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। आप सभी को पीडीएफ जरूर से जरूर अपलोड इसका किया जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा लॉन्ग है और समझने में काफ़ी दिक्कतें आती है। अगर आप लोग इस चैप्टर के जो आंसर क्वेश्चन हम करवा रहे हैं इसको आप शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं तो आपका कंप्लीट मतलब हो जाएगा और पूरा का पूरा आपको याद भी रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पे अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं और उनका हल करने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन किस तरीके से है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको रूबरू कराते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसको आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर देने हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन लोकतंत्र के लिए आवश्यक नहीं है, यानी यहाँ पे आवश्यक नहीं है की बात करी गई है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आप क्वेश्चंस को अच्छे से ध्यान में रखिए। कहता है कि इनमें से कौन लोकतंत्र के लिए आवश्यक नहीं है। ऑप्शन क में देखिए दिया गया है कि लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार हो, चुनाव निष्पक्ष हो, न्यायालय पर किसी व्यक्ति का नियंत्रण हो, सरकार द्वारा लिए गए फैसलों में लोगों की भागीदारी हो। तो वो कौन सा ऐसा चीज है जो लोकतंत्र के लिए आवश्यक नहीं होता है और आपने लोकतंत्र के बारे में पढ़ा और जाना है कि लोकतंत्र होता क्या है। ठीक है, तो इसका कौन सा सही जवाब होगा, ध्यान से दीजिए। देखिए, लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार हो, ये तो लोकतंत्र के लिए आवश्यक होता है। चुनाव निष्पक्ष हो, ये भी लोकतंत्र के लिए आवश्यक होता है। न्यायालय पर किसी व्यक्ति का नियंत्रण हो, ये लोकतंत्र के लिए आवश्यक नहीं होता है। तो ऑप्शन ग बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आप ऑप्शन ग को यहाँ पे लिख लेंगे, ऑप्शन ग बिल्कुल करेक्ट होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि आज दुनिया में सबसे, देखिए यहाँ पे कहता है आज दुनिया में सबसे बेहतर शासन किसे माना जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि आज दुनिया में सबसे बेहतर शासन किसे माना जाता है। ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। ऑप्शन में देखिए, क ऑप्शन में कहता है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को दुनिया का बेहतर शासन माना जाता है, सैनिक शासन व्यवस्था को दुनिया का बेहतर माना जाता है, कम्युनिस्ट शासन को या राजशाही शासन को। तो बच्चों ये जो तीनों है ना, इनको दुनिया का सबसे बेहतर शासन पद्धति नहीं माना जाता है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को दुनिया का सबसे बेहतर शासन व्यवस्था माना जाता है। तो ऑप्शन क बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अंतर किस आधार पर कर सकते हैं। आपको बताना है कि आप लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक में किस तरीके से या किस आधार पर अंतर करेंगे। ऑप्शंस यहाँ पे देखिए दिए गए हैं, ऑप्शंस को ध्यान दीजिए और अच्छे से पढ़िए और इसको आंसर करने की कोशिश कीजिए। क ऑप्शन में कहता है कि मतदान के लिए अधिकार के आधार पर आप कर सकते हैं, बहुदलीय व्यवस्था के आधार पर आप कर सकते हैं, समय सीमा के अंदर चुनाव होने के आधार पर कर सकते हैं, या सरकार के निर्णय की प्रक्रिया में के आधार पर कर सकते हैं। तो देखिए, लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक की बात करी है और इसमें आपको अंतर स्पष्ट करना है। तो अगर गैर लोकतांत्रिक और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को आपको ध्यान में रखना है तो इसके लिए आपको मतदान करना होगा, और मतदान का अधिकार सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है गैरतांत्रिक और लोकतांत्रिक में। ठीक है, गैर लोकतांत्रिक में क्या होता है कि इसमें लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं दिया जाता है। ठीक है, जबकि इसमें लोकतांत्रिक में वोट देने का अधिकार सभी व्यक्ति को, सभी वयस्क जो 18 वर्ष के पार हो जाते हैं उनको दिया जाता है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है कि लोकतंत्र में शासन कौन करते हैं। ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, आप ऑप्शंस के अकॉर्डिंग उत्तर दीजिए। कहता है कि लोकतंत्र में शासन कौन करते हैं, जनता करते हैं, सैनिक करते हैं, न्यायाधीश करते हैं या चुनाव आयोग करता है। तो लोकतंत्र में शासन कौन करता है, तो हम सब जनता करते हैं, क्योंकि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही
जनता पर शासन करते हैं, यानी हम आम जनता में से कोई ऐसे व्यक्ति बनते हैं, प्रतिनिधि जो जनता होते हैं और वो जनता के हित में काम करते हैं। तो ऑप्शन का बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है कि सैनिक शासन में शासन की जिम्मेदारी किसके हाथ में होती है। ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। ऑप्शन क में देखिए कहता है कि संसद के हाथ में रहता है, ख में जनता के हाथ में रहता है, ग में सेना या फौज के हाथ में होता है, या घ में न्यायाधीशों के हाथ में होता है। तो जाहिर सी बात है कि जब सैनिक शासन होगी तो सैनिक का जो सर्वोच्च अधिकारी होंगे उन्हीं के हाथ में शासन की जिम्मेवारियां होगी। तो ऑप्शन ग बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सेना या फौज के हाथ में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है कि वर्ष 2005 में बिहार विधानसभा के चुनाव में अनीता भी अपने माता पिता के साथ वोट देने गई थी, लेकिन अनीता को वोट देने से रोक दिया गया। कहा गया कि उसकी उम्र अभी वोट देने की नहीं हुई है। आप हमें बताइए कि भारत में वोट देने की न्यूनतम उम्र क्या है, यानी भारत में वोट देने के लिए कम से कम कितने उम्र का होना चाहिए, ये आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शंस में आपको देखिए दिए गए हैं, क्या वो 20 वर्ष के होने चाहिए, 21 वर्ष का होना चाहिए, 18 वर्ष का होना चाहिए, या 16 वर्ष का होना चाहिए। तो वोट देने के लिए जो न्यूनतम आयु तय की गई है, यानी सबसे कम आयु जो उम्र सीमा की तय की गई है, वो आपका 18 वर्ष है। तो ऑप्शन का बिल्कुल करेक्ट होगा। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है, यहाँ आपके सामने कुछ शासन व्यवस्था का प्रारूप है, उनके सामने देशों के नाम हैं जो गलत है, आप मिलान करके उसे ठीक कीजिए। चलिए अब यहाँ पे देखिए और आपको यहाँ पे सही करना है। कहता है कि लोकतांत्रिक शासन, तो आप सभी को पता होगा लोकतांत्रिक शासन कहाँ है, भारत में है। तो आप इसके साथ इसको मिलान कर देंगे, लोकतांत्रिक शासन के साथ भारत का मिलान करेंगे, ठीक है। फिर अगला कहता है सैनिक शासन। सैनिक शासन कहाँ है, तो ये सैनिक शासन आपका म्यांमार में देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा, म्यांमार जो बर्मा है वहां पे देखने को मिलेगा। कम्युनिस्ट की बात करें तो ये आपको चीन में देखने को मिलेगा, ठीक है। कम्युनिस्ट कहाँ देखने को मिलेगा, ये चीन में मिलेगा। और राजशाही शासन आपको भूटान में देखने को मिलेगा, ठीक है। राजशाही कहाँ देखने को मिलेगा, भूटान में। और इस तरह से यहाँ पे आपको आंसर राइटिंग करने हैं, और यहाँ पे इस क्वेश्चन का मिलान हमने कर दिया। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि कुछ पार्टियां के चिन्ह हैं, उनके नाम, उनके सामने पार्टी का नाम है जो गलत है। आप हमें यह बताएं कि इन चिन्हों के सामने कौन कौन सी पार्टियां होगी। देखिए आपके सामने कुछ पार्टियां दी गई हैं और उनके कुछ चुनाव चिन्ह दिए गए हैं। तो आप चुनाव चिन्ह को उनके पार्टियां से मिला दीजिए, यानी मिलान करना है आपको। भारतीय जनता पार्टी, जिसको आज के डेट में बीजेपी कहते हैं, और बीजेपी के मतलब अभी के समय में मोदी जी, और मोदी जी किस पार्टी के हैं, तो ये कमल के हैं, ठीक है। ये किसका है, कमल के हैं। तो आप कमल के सामने वाला में मिला दीजिए कमल छाप, ठीक है। जनता दल यूनाइटेड अपने बिहार के हैं, जिसको जेडीयू कहा जाता है, ठीक है, जेडीयू कहा जाता है। और ये बिहार के अभी के मुख्यमंत्री कौन है, नीतीश कुमार जी हैं। और इनका जो चुनाव चिन्ह है वो क्या है, आपका तीर चिन्ह है, ठीक है। कांग्रेस पार्टी, वही कांग्रेस पार्टी का क्या हो जाएगा, पंजा छाप। कांग्रेस पार्टी में अभी देखा जाए तो ये राहुल गांधी हैं, ठीक है। राहुल गांधी हो गई, सोनिया गांधी हो गई, ठीक है। तो ये सभी आपके कांग्रेस पार्टी के व्यक्ति हैं। अब वही राष्ट्रीय जनता दल, जिसको हम लोग आरजेडी कहते हैं, ठीक है, आरजेडी कहते हैं। तो आरजेडी के कौन है, ललटेन छाप। और आप लोग ललटेन को अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे मेल करना था। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है, यहाँ आपके सामने 4 तरह के देशों के बारे में सूचनाएं हैं, आप इन देशों का वर्गीकरण किस तरह करेंगे, इनके सामने लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक एवं पता नहीं लिखें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को और उसको लिखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन यहाँ पे आपको इस तरीके से है, और क्वेश्चंस के कुछ यहाँ पे जो दिए गए हैं लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक और पता नहीं लिखने के लिए, वो ये आपका कथन है। देखिए कथन में यहाँ पे क्या बोलता है, कथन क में देखिए कहता है, यहाँ पे कथन क की बात करें तो इसमें कहता है कि देश के
देश क, यहाँ पर ही नाम दिया है क ख ग करके। तो देश क में कहा है कि जहां शासन लोग अपनी प्रतिनिधि के माध्यम से करते हैं, क्या है ये, लोकतांत्रिक है या गैर लोकतांत्रिक है। तो आप सभी को पता होगा कि जहां शासन लोग अपने प्रतिनिधि के माध्यम से करते हैं, यानी अपने चुने हुए व्यक्ति के माध्यम से करते हैं, तो ऐसे जो देश होते हैं बच्चों वो आपका होते हैं लोकतांत्रिक। ठीक है, वो कौन सा होते हैं, लोकतांत्रिक। तो आपको यहाँ पे क्या लिख देना है, लोकतांत्रिक। फिर सेकंड यहाँ पे ख में कहता है कि देश ख शासन में फैसला लेने की शक्ति केवल सेना को है। तो आप सभी को पता होगा यदि शासन में केवल फैसला अगर सेना लेती है तो ऐसे जो शासन की पत्ती होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं तख्ता पलट। क्या बोलते हैं इसको, तख्ता पलट। या सेना वहाँ का शासक है, तो ऐसे जो शासक वाले देश होंगे या शासन वाले जो स्थान होंगे उसको हम लोग सैनिक शासन बोलते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, गैर लोकतांत्रिक हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, गैर लोकतांत्रिक। अब बढ़ते अगले क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चन ग कहता है कि जहां पुरुषों के मत का महत्व महिलाओं से अधिक है। तो अभी तक आपने ऐसा कोई भी जगह का नाम नहीं सुना होगा कि पुरुषों की जो वोट है या पुरुषों की जो मत है वो महिलाओं की महत्व से अधिक है। ऐसा अभी तक आपने नहीं सुना है, तो इसके बारे में आपको कोई पता नहीं है, तो आप लिख देंगे यहाँ पे कि पता नहीं। क्या लिखेंगे, पता नहीं। अगला क्वेश्चन ग कहता है, अगला क्वेश्चन घ कहता है कि जहां वोट देने का अधिकार सभी लोगों को नहीं है, जहां वोट देने का अधिकार सभी लोगों को नहीं है, तो ऐसे भी जो जगह होंगे, ऐसे भी जो स्थान होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गैर लोकतांत्रिक बोलेंगे। तो इसके सामने भी क्या लिख देना है, गैर लोकतांत्रिक। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लोकतांत्रिक, गैर लोकतांत्रिक और पता नहीं को हमने कैटेगराइज कर दिया, आपको समझा दिया और समझ में भी आया होगा कि लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है और गैर लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब बढ़ते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 10 पे। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यहाँ भी 4 अन्य देशों के बारे में सूचनाएं दी गई हैं, यानी यहाँ भी आपको 4 देश, 4 कंट्री के बारे में बताया गया है और इन सभी सूचनाओं के आधार पर इन देशों का वर्गीकरण कीजिए। ठीक है, क्या करना है आपको, वर्गीकरण करना है और यहाँ जो भी आपको दिए गए हैं उसके आगे लोकतांत्रिक, गैर लोकतांत्रिक और पता नहीं, ये 3 चीज ही लिखना है। तो चलिए अब देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। देखिए क में दिया गया है, क देश में कि चुनाव में एक ही दल के उम्मीदवार खड़े हों। तो देखो जहां भी एक ही दल का उम्मीदवार खड़ा होगा तो ऐसे कंट्री में क्या होगा, गैर लोकतांत्रिक होगा। क्या हो जाएगा, गैर लोकतांत्रिक। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, गैर लोकतांत्रिक। ठीक है, सेकंड में कहता है कि स्वतंत्र चुनाव आयोग नहीं है। तो आप सभी को पता होगा कि जहां पे चुनाव स्वतंत्र नहीं होगा वहां पे कौन सा शासन रहेगा, तो गैर लोकतांत्रिक ही शासन रहेगा। यानी स्वतंत्र चुनाव आयोग होना, लोकतांत्रिक शासन का यहाँ पे होना बहुत जरूरी होता है। अगर आप लोग इस चीज को समझते हैं तो बहुत ज्यादा बेहतर है, और नहीं तो आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, आपको समझ में पूरा का पूरा कंसेप्ट आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, गैर लोकतांत्रिक। ठीक है, अब बढ़ते अगले क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चन देश ग कहता है कि धर्म के आधार पर मत देने का अधिकार, यानी यहाँ पे किसी एक धर्म की प्राथमिकता दी जा रही है बच्चों। तो आप सभी को पता होगा किसी भी कंट्री में, किसी भी देश में यदि एक धर्म की प्रधानता दी जाए, एक धर्म की प्राथमिकता दी जाए, तो ऐसे जो कंट्री होंगे उस कंट्री में कभी लोकतांत्रिक शासन पद्धति हो नहीं सकती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गैर लोकतांत्रिक। इसमें भी क्या लिखोगे, गैर लोकतांत्रिक। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले पे। अगला कहता है देश घ में मत देने से बुजुर्गों को रोका गया, यानी जो बुजुर्ग वर्ग हैं, बूढ़े लोग हैं, उनको वोट देने से रोका गया। तो जहां भी इस तरह की पद्धति को अपनाया जाता है, बुजुर्ग को वोट नहीं दिया जाएगा, महिलाओं को वोट देने से रोका जाएगा, तो ऐसे जो कंट्री होंगे बच्चों वहां पे भी कौन से होंगे, तो गैर लोकतांत्रिक होंगे। क्या होंगे, गैर लोकतांत्रिक शासन पद्धति होंगे। तो आप इस चीज को समझिए और इसका खुद से भी प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको पूरा कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नीचे लोकतंत्र के बारे में कुछ गलत वाक्य हैं, हर एक में की गई गलती को पहचानिए और इस अध्याय के आधार पर उसे ठीक करके लिखिए। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो फर्स्ट क में कहता है, देखिए यहाँ पे
कि लोकतांत्रिक शासन में सभी लोगों की भागीदारी हो ही नहीं सकता, क्योंकि सभी व्यक्ति समान नहीं होते हैं। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि लोकतांत्रिक शासन में सभी लोगों की भागीदारी होती है और सभी व्यक्ति समान होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो आपका वाक्य दिया गया है, ये गलत वाक्य दिया गया है। इसको सुधार करके हमने यहाँ पे देखिए लिखा है कि लोकतांत्रिक शासन में सभी लोगों की भागीदारी होती है, क्योंकि सभी व्यक्ति समान होते हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण लोगों द्वारा दिए जाने वाले वोट से समझा जा सकता है, ठीक है। इसका जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वो क्या है, तो सभी लोग अपना अपना वोट डालते हैं और सभी लोगों के वोट का महत्व बराबर होता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो लोकतांत्रिक शासन है वहाँ पे सभी लोगों की भागीदारी होती है और सभी लोग मिल करके अपने प्रतिनिधि का चयन करते हैं जो उन पे शासन करते हैं। अब बढ़ते हैं ख क्वेश्चन पे। ख क्वेश्चन कहता है कि लोकतांत्रिक सरकार यदि गलत फैसला लेता है तो उसे लोग सहज स्वीकार कर लेते हैं। तो ये भी बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार से यदि गलत फैसला ली जाती है तो सबसे पहले उस पर विचार विमर्श किया जाता है, उसके लिए बैठक बुलाई जाती है और बैठक में सभी का मत उसमें जरूरी होता है। सभी लोग अपना विचार और विमर्श देते हैं, तभी उस फैसला को लिया जाता है, अन्यथा फैसला नहीं लिया जाता है। तो ये भी कथन आपका गलत है। उत्तर में हमने लिखा है कि लोकतंत्र में सरकार द्वारा लिए गए फैसलों पर सार्वजनिक रूप से चर्चा होती है। यानी सार्वजनिक रूप कहने का मतलब सभी लोगों के मत से, सभी लोगों के द्वारा एवं बहस होती है। यदि सरकार जल्दीबाजी में कोई गलत फैसला ले भी लेती है तो उसे सार्वजनिक चर्चा एवं बहस के द्वारा उस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करा दिया जाता है, जिससे सरकार के पास इस तरह के फैसलों में सुधार का विकल्प रहता है। यानी लोगों को एक कर्तव्य होता है कि यदि सरकार गलत फैसला ले रही है तो उसके लिए क्या करे, विचार विमर्श करे, बहस करे और उस पर फिर से जो ध्यान है सरकार का आकृष्ट करा दे, ताकि सरकार जब गलत फैसले ले रही है तो उसको फिर से सुधार सके। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है कि जिस देश में चुनाव होता है वहां माना जाता है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि बहुत से ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे महिलाओं को वोट देने से रोका जाता है। बहुत से ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे 18 वर्ष के युवाओं को वोट देने से रोका जाता है। बहुत से ऐसे कंट्री हैं जहाँ संपत्ति के आधार पर वोट देने का प्रावधान है। तो अगर सिर्फ वोट की बात करें तो ये वोट नहीं होने चाहिए। वोट वो होना चाहिए जो स्वतंत्र हो, निष्पक्ष हो और सभी व्यक्तियों के द्वारा दिया जाने वाला हो। तभी वह कंट्री, तभी वह देश, तभी वह स्थान लोकतांत्रिक हो सकता है, अन्यथा वहाँ पे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं हो सकता है। हमने यहाँ पे लिखा भी है कि जिस देश में चुनाव निष्पक्ष एवं स्वतंत्र होते हैं, जिन्हें अपनी इच्छा के विरुद्ध वोट डालने पर मजबूर नहीं किया गया हो, तो ऐसे देश या राज्य लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले कहे जाते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है कि लोकतंत्र में सरकार पर नियंत्रण नहीं होती है, सरकार फैसला अपने इच्छा अनुसार लेती है। तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि लोकतंत्र में सरकार पर नियंत्रण होता है और इस पर नियंत्रण करने के लिए न्यायपालिका की व्यवस्था की जाती है। और साथ में सरकार फैसला अपने इच्छा से नहीं लेती है, सरकार फैसला सभी के विचार विमर्श से यानी बहुमत प्राप्त करके फैसला ली जाती है। तो चलिए इसका भी उत्तर जानते हैं। उत्तर में लिखे हम कि लोकतंत्र में सरकार पर नियंत्रण होती है। लोकतंत्र में सरकार द्वारा लिए गए फैसलों पर सार्वजनिक रूप से चर्चा एवं बहस होती है। यदि सरकार जल्दीबाजी में कोई गलत फैसला ले लेती है तो सार्वजनिक चर्चा एवं बहस के द्वारा उस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करा दिया जाता है, जिससे सरकार के पास इस तरह के फैसलों में सुधार का विकल्प रहता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देख लिया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है यह कोई आवश्यक नहीं है कि लोकतंत्र में स्वतंत्र न्यायपालिका हो। तो ये बिल्कुल गलत बात है। अगर लोकतंत्र में स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं होगा तो वहाँ पे रहने वाले जो भी जनता जनार्दन है या वहाँ पे रहने वाले जो भी शासन व्यवस्था है उसकी बागडोर चिलमला जाएगी, यानी कि गड़बड़ा जाएगी। एक मतलब किसी को सही न्याय नहीं कर पाएगी। और इसका उत्तर हमने यहाँ पे लिखा है कि लोकतंत्र की सफलता की सबसे महत्वपूर्ण
शर्त न्याय स्वतंत्र न्यायपालिका ही है, क्योंकि यही लोगों को अधिकार एवं स्वतंत्रता प्रदान करवाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना था। अगला क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि नीचे कुछ वक्तव्य दिए गए हैं और इनमें से किसे लोकतंत्र के खिलाफ मानते हैं और क्यों माना गया है। तो आइए जानते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया कुछ वक्तव्य, क में वक्तव्य में दिया गया है कि लोकतंत्र में सभी लोगों का वोट का मूल्य बराबर होता है। ख में कहता है कि लोकतांत्रिक सरकार लोगों के कल्याण के लिए कार्य करती है। ग में कहता है कि लोकतांत्रिक सरकार ज्यादा मनमानी करती है और घ में कहता है कि लोकतांत्रिक देश में सरकार लोगों के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ये कौन ऐसा इसमें से वर्ड है जो लोकतंत्र के खिलाफ है। तो आप देख सकते हैं इसमें जो सेंटेंस दिया गया है, इस सेंटेंस में यह है कि लोकतांत्रिक सरकार ज्यादा मनमानी करती है। ये वाले जो वक्तव्य दिए गए हैं ये बिल्कुल लोकतंत्र के खिलाफ है, बाकी ये तीनों लोकतंत्र के पक्ष में है। तो आइए इसका उत्तर जानते हैं क्या होगा। उत्तर में हमने लिखा है, देखिए यहाँ पे कि लोकतांत्रिक सरकार ज्यादा मनमानी करती है, यह कथन लोकतंत्र के खिलाफ है, क्योंकि लोकतंत्र में मनमानी की कोई स्थान नहीं है। इसमें जो भी निर्णय ली जाती है उसमें बहुमत को ध्यान में रखकर ली जाती है, यानी सभी लोगों का मत होता है तभी सरकार अपना फैसला लेती है, और अन्यथा अगर सभी लोगों का मत नहीं रहता है तो उस पर फिर से विचार विमर्श और बहस की जाती है और उसके बाद पुनः फैसला ली जाती है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि नीचे कुछ कथन दिए गए हैं जिसमें कुछ लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक हैं। आप बताएं कि यह कथन लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक क्यों है। तो चलिए इसका भी उत्तर जानते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि भारत सरकार के एक मंत्री ने कहा कि संसद को ऐसे कानून बनाने चाहिए जो प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सके या प्रतिबंध लगाए। यानी कि भारत सरकार के एक मंत्री जी बोलते हैं कि संसद को ऐसा कानून बनाना चाहिए, संसद को ऐसा नियम बनाना चाहिए कि जो प्रेस है, जो मीडिया है, उसकी स्वतंत्रता पर रोक लगा दी जाए, प्रतिबंध लगा दी जाए। तो देखिए इसका उत्तर हमने लिखा है कि गैर लोकतांत्रिक कथन है। यह जो कथन दिया गया है बच्चों वो गैर लोकतांत्रिक कथन है। और ऐसा क्यों है तो आप जानिए कि लोकतांत्रिक सरकार में प्रेस सरकार का चौथा स्तंभ होता है, यानी चौथा पिलर होता है। सरकार का 3 अंग होता है, आप सभी जानते होंगे, कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका। ठीक है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका, और एक चौथा होता है प्रेस या मीडिया। ठीक है, जो जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाने का काम करती है। यदि इस पर प्रतिबंध लगा दिया जाए तो जनता और सरकार का संपर्क टूट जाएगा, जो लोकतंत्र के खिलाफ होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आपका इसका उत्तर सटीक दिया और आपको समझाया भी। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कहता है, मुखिया जो एक बुजुर्ग महिला को वोट देने से इस आधार पर मना कर दिया कि वह अनपढ़ थी। तो ये ऐसे हमारे कंट्री में या लोकतांत्रिक देश में ये चीज संभव नहीं है। यह भी कथन आपका गैर लोकतांत्रिक है। उत्तर में हमने लिखा भी है कि यह जो कथन है वो गैर लोकतांत्रिक कथन है, क्योंकि लोकतंत्र में सभी लोगों को मत देने का अधिकार होता है। साथ ही प्रत्येक लोगों के मत का बराबर महत्व होता है। इसमें शिक्षित और अशिक्षित का कोई भेद नहीं होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है कि बिहार सरकार ने दलितों के विकास के लिए महादलित आयोग बनाया, ऐसा उन्होंने क्यों किया। आइए बढ़ते हैं। उत्तर में हमने लिखा कि ये आपका जो कथन है वो लोकतांत्रिक कथन है, क्योंकि लोकतंत्र सरकार में यह व्यवस्था होती है कि जो वर्ग पिछड़ी या अत्यंत पिछड़े वर्ग में आते हैं उनके विकास के लिए संगठन बनाए जाने चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से इसका भी उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन कहता है कि महिला संगठनों ने संसद में अपनी पूर्ण भागीदारी के लिए आरक्षण की मांग की। क्या ये कथन आपके लिए गैर लोकतांत्रिक है या लोकतांत्रिक है। तो ऐसे जो कथन है वो बिल्कुल लोकतांत्रिक कथन है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता को अपने विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि बिहार में एक गांव ऐसा है
जहां अभी तक एक भी स्कूल नहीं खुला है। इस गांव के लोगों ने एक बैठक कर सरकार के ध्यान इस ओर दिलाने के लिए कई तरीकों पर विचार किया है। इनमें से कौन सा तरीका लोकतांत्रिक नहीं है और ऐसा वो क्यों नहीं है? तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ कथन दिए गए हैं, कुछ तरीके पर विचार की गई, उनको दिया गया है। फर्स्ट में दिया गया है कि अदालत में शिक्षा पाने के अधिकार को अनिवार्य एवं मौलिक अधिकार बताते हुए केस दायर किया बिहार के गांव के लोगों ने। फिर सरकार के खिलाफ जनसभाएं एवं बैठक की और अपने गांव में आए अधिकारियों को बंधक बनाया और उसके साथ अभद्र व्यवहार किया। और लास्ट में अगले चुनाव में मतदान करने का बहिष्कार लोगों ने कर दिया। तो देखिए यहाँ पे अदालत में शिक्षा पाने का जो अधिकार है, इसके लिए अगर आप दरवाजा खटखटाते हैं न्यायालय का, तो ये आपके लिए क्या है, लोकतांत्रिक है। अगर आप सरकार के खिलाफ जनसभाएं और बैठकी करते हैं तो इस चीज को भी सरकार क्या बोलती है, ठीक है, सरकार क्या बोलती है कि ये लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का ही रूप है। जबकि अगर आपके गांव में कोई अधिकारी आए, आप उनको बंधक बना लिए और उनके साथ अभद्र व्यवहार किए, तो ये गैर लोकतांत्रिक हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि कोई भी अधिकारी आपके यहाँ आपकी समस्या को सुलझाने को लेकर आया था, न कि आपको बर्बाद करने की दशा को बढ़ाने आया था। ठीक है, तो ऐसे जो कथन होते हैं बच्चों, वो आपका गैर लोकतांत्रिक हो जाते हैं। देखिए इसका उत्तर भी हमने यहाँ पे लिखा है कि ग कथन लोकतांत्रिक नहीं है, क्योंकि अपने गांव में आए अधिकारियों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया जाना लोकतंत्र के खिलाफ माना गया है। और साथ ही आगे से कोई अधिकारी हमारे गांव जाना नहीं चाहेंगे, जिससे शिक्षा के विकास में रुकावट उत्पन्न होती रहेंगी। ठीक है, अब बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन घ में है कि कथन लोकतांत्रिक नहीं है क्योंकि चुनाव करके ही सही प्रतिनिधि को चुना जा सकता है जो लोकतंत्र के हित के बारे में सोचे और काम करे। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर में, इनमें से किस कथन को आप लोकतांत्रिक समझते हैं और ऐसा आप क्यों समझते हैं? देखिए उत्तर में पहले क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क में दिया है कि एक नेताजी हैं जो बोलते हैं कि इस बार के चुनाव में जो मुझे वोट देगा उसे धोती, साड़ी एवं कंबल मुफ्त में दूंगा, यानी फ्री में दूंगा। कहता है मजदूर से किसान कि तुम्हारी पत्नी को काम के बदले आधी मजदूरी मिलेगी क्योंकि वह औरत है। और ग कहता है कि अधिकारियों और कर्मचारियों वाली बात कि हमारे काम के दौरान सरकार द्वारा जो निर्धारित सूचनाएं हैं वो मिलनी चाहिए। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शंस में ग बिल्कुल करेक्ट है। इसमें अधिकारी अपने कर्मचारी से कहते हैं कि हम लोग जो काम करते हैं उसके दौरान जो निर्धारित सुविधाएं हैं, निर्धारित सेवाएं हैं, वो हम सबों को मिलना चाहिए। उत्तर में हमने लिखा भी है कि इन कथनों में ग कथन लोकतांत्रिक है क्योंकि लोकतंत्र में सभी व्यक्ति को सरकार में समान रूप से हक होता है, इसलिए सभी व्यक्ति को सरकार द्वारा निर्धारित सुविधाएं मिलनी चाहिए ताकि उस समय पर शासन व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित रहे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है। ये 16 और 17 आपके लिए बहुत इजी है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा तो आपसे ये बन जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 2008 के सितंबर महीने में अखबार में छपे 2 समाचार हैं। आपके सामने प्रथम गुड्डी है जो बड़ी हो चुकी है, वयस्क हो चुकी है और अपनी इच्छा से शंकर से शादी कर ली। शंकर दूसरे जाति का है। इस पर गांव वालों ने विरोध किया और शंकर के पिता को गांव वालों ने गांव छोड़ने से मजबूर कर दिया। दूसरी खबर यह है कि अपनी मांगों के समर्थन में सरकार के समक्ष प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठियां बरसाई। इन दोनों खबर पर विचार करें और बताएं कि यह खबर लोकतंत्र के अनुकूल है या नहीं। अपने समर्थन में तर्क दीजिए। उत्तर में देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि पहली कथन लोकतांत्रिक है क्योंकि लोकतंत्र में जनता की इच्छा सर्वोपरि होती है और लोकतंत्र में जनता के इच्छाओं का सम्मान किया जाना चाहिए, लोकतंत्र के अनुकूल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरी कथन की बात करें तो एक दूसरी कथन इसमें गैर लोकतांत्रिक है क्योंकि लोकतंत्र में लोगों को अपनी मांगों को मनवाने के लिए प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता दी गई है।
ताकि सरकार उनकी मांगों को पूरा कर सके। लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 17। 26 दिसंबर 2008 को दैनिक हिंदुस्तान समाचार पत्र में एक खबर छपी कि परमाणु करार के विरोध में विपक्षी सांसदों ने संसद भवन परिसर में धरना प्रदर्शन किया और इस मुद्दे पर बहस के लिए संसद की बैठक बुलाने की मांग सरकार से की। और इस खबर पर विचार करके और बताएं कि विपक्षियों का यह तरीका लोकतांत्रिक है या गैर लोकतांत्रिक। ठीक है, इसका लोकतंत्र अपने पक्ष में तर्क दीजिए, गैर लोकतंत्र के पक्ष में तर्क दीजिए। उत्तर में उन्होंने लिखा किसी विपक्षी सांसदों द्वारा किया गया धारणा प्रदर्शन लोकतांत्रिक है क्योंकि इस पर सरकार विचार विमर्श करे। यह समझा जा सकता है कि यहाँ सही है या गलत है, यह सही है या गलत है। इससे जनता को परमाणु करार जैसे मुद्दे के गुण दोष के बारे में जानकारी भी प्राप्त हो जाती है, जिससे उन्हें राजनीतिक प्रशिक्षण भी प्राप्त हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो अगले कंटेंट के साथ। कैसा लगा आज का एक वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।